लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आज तक मैं आपको अलग अलग भावों के रिजल्ट अलग अलग भावों में किस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे द्वादशेष का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि एकादशेष का रिजल्ट अलग अलग भाव में कैसे पढ़ते हैं, उनका मैंने आपको बताया। आप उनको समझ भी सकते हो। कुंडली के अंदर अलग अलग भावों का अलग अलग महत्व होता है। आज अपन कुंडली के पंचम भाव पंचमेश इसके बारे में विचार करेंगे। यानी कुंडली का जो मूल हमारा उद्देश्य है संतान संबंधी विचार करना, कि किसी जातक के संतान योग है या कमज़ोर संतान योग है या देरी से संतान योग है या संतानहीन योग है। इन बातों का विचार अपन कर रहे हैं। संतान का सुख देखने के लिए हमको जो प्रमुख भाव चाहिए वो है कुंडली का पांचवा भाव होता है। कुंडली का पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह, सप्तम भाव जो पत्नी का स्थान होता है या लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, वो लाइफ पार्टनर के स्थान में बैठे हुए ग्रह, और द्वितीय भाव जो कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब का भाव इसलिए कि कुटुंब में वृद्धि होनी चाहिए ना, तो अगर कुटुंब के अंदर भी कोई पाप ग्रह बैठ गया तो कुटुंब वृद्धि का योग कमज़ोर पड़ जाएगा। और लगन भाव, क्योंकि लगन भाव और सप्तम भाव इन दोनों का तो संतान से संबंध होता ही होता है, पति और पत्नी का। ये पंचम भाव है। इसी प्रकार से पंचम भाव से पंचमे से यानी नवम भाव का विचार भी करना पड़ता है। साथ में पांचवें भाव का जो कारक ग्रह होता है बृहस्पति, उनका विचार भी करना पड़ता है। हम इनको अलग अलग एक एक से लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत कुंडली है। इस प्रस्तुत कुंडली में तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में आप देख रहे हो जो शनि है वो बैठा है चतुर्थ भाव में, और पंचम भाव जो होता है उसमें मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। पंचम भाव के अंदर कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंगल और शुक्र लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ में बैठ गए हैं। एक बात हम विचार करते हैं, संतान का जो कारक ग्रह बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति बैठा है सिंह राशि के अंदर, और सिंह राशि से पांचवी दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, और राहु और चंद्रमा साथ में बैठ गए हैं। पंचम भाव पर राहु, शनि, मंगल, केतु का प्रभाव न हो, और सप्तम भाव पर राहु, शनि, मंगल और केतु का प्रभाव न हो। लगन के ऊपर भी पंचम भाव, लगन के ऊपर भी राहु, शनि, मंगल, केतु और पापाक्रांत सूर्य इनका प्रभाव न हो। ये सब बातें देखनी पड़ती है। बृहस्पति अपनी राशि में हो या फिर बृहस्पति मित्र राशि में हो या पंचम भाव को दृष्ट करता हो, देखता हो, ये सब बातें होनी चाहिए। अगर पंचम भाव पर अगर पाप ग्रह का प्रभाव आ रहा है, शनि राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, तो हम देखते हैं कि संतान या तो जातक की देरी से होती है। प्रस्तुत कुंडली में हम देख रहे हैं कि पंचमें शनि अपने भाव से 12वें स्थान में बैठ गया है। तो अपने भाव से 12वें स्थान में बैठने का मतलब वो जो पंचम भाव पंचमेश था वो कमजोर पड़ गया, पंचम भाव के रिजल्ट देने के अंदर सक्षम नहीं हुआ। यहाँ पर मंगल आप देख रहे हो, तो मंगल सप्तम भाव का कारक होकर के पाप राशि में बैठा हुआ है। ये संतान के अंदर देरी की संभावना बढ़ाता है, यह संतान न होने की संभावना बढ़ाता है। बृहस्पति जरूर सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सिंह राशि पे राहु की 7, 8, 9वीं दृष्टि जा रही है। पंचमेश बृहस्पति पर राहु की 9वीं दृष्टि का जाना शुभ संकेत नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बृहस्पति की नवांश कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु और शनि के साथ में नवांश कुंडली में कर्क नवांश में बैठ गया है। कर्क नवांश जो मूल कुंडली के अंदर कर्क राशि 10वें स्थान पर है, और कर्क नवांश के अंदर बैठा है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंचम भाव से छठी राशि पड़ती है। तो यहाँ पर पाप ग्रह का बैठना और बृहस्पति के साथ में बैठना संतान होने की संभावना को एकदम से मिनिमाइज कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बृहस्पति जिस राशि में बैठा है सूर्य, तो सूर्य नवांश कुंडली के अंदर नीच हो गया है, सूर्य तुला नवांश में हो गया है। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं मानता मैं। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति और राहु ये जो है ये देख रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कोई उत्तम स्थिति नहीं मानते हैं। अब रही बात कि कुटुंब भाव का स्वामी रहा मंगल, तो मंगल यहाँ देख रहे हैं वृश्चिक नवांश में है, तो अपने नवांश में है। अपने नवांश में ये मैं एक संकेत मान रहा हूं, जो 1% शुभ संकेत है ये, कि मंगल अपनी राशि में कुटुंब वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस जातक की जो पत्नी है
वो पत्नी जो है उसके अंदर जो है मंगल की पोजीशन तो साउंड है, लेकिन जातक की पोजीशन नहीं कह सकते किस प्रकार की होगी। ये जो मेल जातक की कुंडली है, तो मेल जातक की कुंडली के अंदर ये एक बहुत ही दूरस्थ संभावना बनती है, रिमोट पॉसिबिलिटीज बनती है कि कहीं ना कहीं मंगल की दशा या अंतरदशा में इनको संतान सुख हो जाए, इस प्रकार की बात है। संतान प्रतिबंधक योग है, संतान न होने की संभावना ज्यादा है, होने की संभावना 5% से ज्यादा नहीं होती। यहां पर दूसरी बात हम देखते हैं, नवम भाव पर भी अगर दृष्टि डालते हैं, पंचम भाव से पांचवा भाव होता है, वो भी पांचवें भाव का जो है सबॉर्डिनेट भाव कहलाता है, लेकिन नवमेश भी सूर्य के साथ में होकर के नीच नवांश राशि नीच राशि में बैठ गया है। ये स्थिति भी मैं उत्तम नहीं मानता हूं। और शुक्र जो है मेष नवांश में बैठ गया, जो लग्नाधिपति पाप ग्रह के नवांश में बैठ गया मंगल है। तो ये सब बातें देखते हुए हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि जातक जो है उसकी संतान बहुत ही देरी से कोई मंगल की दशा अंतरदशा में हो सकती है। बाकी 90 से 95% संभावना इनकी संतान की जातक की जो कुंडली है उसके अंदर तो नहीं बनती। यहां पर हम देखेंगे कि मंगल और शुक्र एक साथ को जो बैठ गए हैं और इन पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि आना और मंगल शुक्र जातक जाति का यानी हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन में कहूंगा बढ़िया है, ये निश्चित बात है। लेकिन ये देवयोग की बात है। इस प्रकार के जातक के लिए हरिवंश पुराण का पाठ सुनना चाहिए। हरिवंश 18 पुराणों के अंदर हरिवंश पुराण दी गई है, तो हरिवंश पुराण का पाठ करें और नाग नागिन का जोड़ा इनको जो है शिव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शिव मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर इनको किसी न किसी प्रकार से क्या है कि जैसे सूर्य इनका इसमें तुला नवांश में आया, तो जिस दिन जातक का जन्मदिन पड़ता है उस दिन इसको अपने वजन के बराबर का जो है गेहूं या अनाज या कोई भी चीज़ है तुला दान करनी चाहिए। इससे इनकी संतान होने की संभावना बनेगी। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।